नमस्कार। मैं हूं वाईडी और आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, लगातार हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि आने वाली परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पता चलता है कि पिछली परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इस बात को देखकर, इस बात को समझकर, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम जानकर आने वाली परीक्षाओं की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मतलब ये कि आने वाली परीक्षाओं में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प और चारों विकल्पों पर हम बारी बारी से एक एक की हम चर्चा कर रहे हैं, खोल करके उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं और जिस प्रकार से आपका स्नेह और प्यार मिल रहा है क्लासों को, वो जाहिर करता है कि आप इन क्लासों को देख करके अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, मजबूती दे रहे होंगे। तो मित्रों, चलिए नमस्कार करते हैं। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद है आपका पिछली क्लासों को सपोर्ट करने के लिए। आज के सेशन में हम क्लास को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका सपोर्ट और आपका स्नेह हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। इसलिए आप अपना योगदान दें, हम हमारी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर देने की। मित्रों, डिजिटल दुनिया में आकर के आप किस तरह से अध्ययन करें और आपको लगे कि मैं ऑफलाइन ही अध्ययन कर रहा हूं, तो आपके प्रश्नों के जो जवाब होते हैं या आपके कोई नए प्रश्न होते हैं, उनके जवाबों के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। मैं उसके निस्तारण की भरपूर कोशिश करूंगा, उसके सही उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत शानदार क्लासें हमारी चल रही हैं। पूरे जोश और हवास के साथ आप हमारा साथ छोड़े नहीं। यदि आप साथ हमारे जुड़े रहे तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। हमारी सीरीज का नाम ही कामयाबी सीरीज है। आज के लिए ये सब्सक्राइब और चैनल को लाइक, कमेंट कर दें, शेयर कर दें यदि क्लास बहुत अच्छी लगती है तो। आज की कक्षा का ये पहला सवाल है और सीरीज का 136वां सवाल है। सवाल क्या कहता है और उसके उत्तर तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। देखो दोस्तों, अब संधि विच्छेद पूछा है तो आपको बहुत सारी चीजें तो जनरली आती होंगी कि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्यतः आपको आना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुष्पधन अवली। और अवली का मतलब होता है मित्रों श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला। श्रृंखला मतलब एक चेन, समझिएगा इस बात को। पुष्पों की श्रृंखला मतलब माला को पुष्पावली कह सकते हैं आप। माला का पर्यायवाची पुष्पावली है। और यहां पर देखिएगा, इसमें संधि कौन सी बताएंगे यदि आपसे पूछा जाता तो। आप इसमें ए को देख रहे हैं और सामने ए को देख रहे हैं, और जब दोनों तरफ समान स्वर होते हैं मित्रों, दोनों तरफ समान स्वर होने की स्थिति में आप संधि का नाम बताते हैं दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि मित्रों? दीर्घ स्वर संधि। ध्यान देना, समान स्वर दोनों तरफ होते हैं तो आप संधि का नाम क्या बताते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का एक भेद है। आप जानते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो भेद है वो कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? पुष्पधन आवली नहीं होता, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी ये भी कहेंगे सर इसमें ए है और इसमें आ है, और जब ए और आ को मिलाया जाता है, संधि कराई जाती है, तब भी तो सर आ ही बनता है। जबकि बात तो आपकी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि ए को और आ को मिला देने से भी आ ही बनता है, मगर इस बात का आप ख्याल रखें कि आवली कोई शब्द नहीं होता है मित्रों। तो शब्द क्या होता है? असली शब्द होता है अवली, और अवली का मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, जैसे मैं एक और उदाहरण आपको देकर के समझाने का यहां पर प्रयास करूं। देखिएगा, शब्द है अर्धन अवली। अर्धन अवली। अर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? चट्टान। क्या हुआ? चट्टान। और अवली का मतलब श्रृंखला। अवली का मतलब क्या हुआ? श्रृंखला। और ये चट्टानों की श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? चट्टानों की श्रृंखला को अरावली के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये अरावली किसी एक पर्वत का, एक चोटी का नाम ना होकर के पर्वतों की श्रृंखला का नाम है। क्लियर है मित्रों? चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर।
ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। बहुत ही शानदार आपकी ये सीरीज चल रही है, इसमें अगला सवाल आपके लिए ये रहा। गजब सवाल है, देखेंगे और इसके उत्तर तक आप पहुंचेंगे। अच्छा मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप पहले आपको थोड़ा सा समय दे दूं ताकि आप अपने उत्तर को बना लें और उसके बाद आप चेक करें कि क्या आपने सही उत्तर दिया है। यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। फिर भी यदि आपका उत्तर गलत हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सहज तरीके से हम आराम से चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी आधी से ज्यादा हिंदी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी, आधी से ज्यादा हिंदी यहां पर स्पष्ट हो जाएगी। फिर भी हमारा जो बाद में चल करके एक एक टॉपिक को लेकर के टॉपिक वाइज जो हमारा डिस्कस चलेगा, उसकी बात तो आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। हाल फिलहाल हम प्रश्नों पर बात कर रहे हैं और प्रश्नों पर जो प्रश्न हमें थोड़ा सा भी विचलित करेगा उस पर हम बहुत डिटेल से बात कर रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। देखो दोस्तों, वाक्यांश और वाक्य दोनों अलग अलग बातें होती हैं। वाक्यांश वाक्य में कई हो सकते हैं, लेकिन वाक्य का मतलब हुआ जब आपकी कही गई बात श्रोता तक या सुनने वाले तक पूर्ण रूपेण पहुंच जाए, आपकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूपेण हो जाए, तो उसको वाक्य कहते हैं। जब आपकी अभिव्यक्ति या फिर श्रोता आपकी बात को नहीं समझ पाता है, अधूरी बात रहती है, उसे वाक्यांश कहते हैं। यहां पर देखिएगा, जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं। यहां पर बहुत ही जबरदस्त वाक्यांश है। जिसका क्या ना हो सके दोस्तों, जिसका क्या ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं। असाध्य, बिल्कुल ठीक है। इसका सही और इसके लिए जो वाक्यांश बनता वो क्या बनता सुनिएगा, जिसको साधा न जा सके। क्या बनता दोस्तों, जिसको साधा न जा सके। इसका सही वाक्यांश ये बनता, लेकिन फिर भी यहां पर साधने का मतलब इलाज ही है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। अब आगे सुनिए, अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। अभियुक्त, ये इसका सही उत्तर नहीं है। अभियुक्त का मतलब होता है जिस पर अभियोग चल रहा है। अभियोग मतलब जिस पर कोई मुकदमा चल रहा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिस पर अभियोग चल रहा है उसे कहते हैं दोस्तों क्या, अभियुक्त कहते हैं। नीचे देखिए, अशक्त, जो शक्ति से रहित है या जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें जो शक्ति से हीन है उसे कहते हैं अशक्त। और अक्षम्य सही नहीं है दोस्तों, अक्षम्य है ये होना चाहिए मेरे हिसाब से अक्षम्य। और अक्षम्य का जो वाक्यांश बनेगा वो बनेगा जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा कोई अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, क्षमा योग्य ना हो, उसे कहा जाता है अक्षम्य। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सही उत्तर करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो। बहुवचन होना चाहिए। देखो हिंदी में मित्रों वचन 2 ही होते हैं। वचन कहते किसे हैं पहले तो ये बताओ, वचन किसे कहते हैं। वचन हिंदी की वह विधा जिसमें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण की संख्या का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों, संख्या का बोध हो। और संख्या का बोध कैसे हो, या तो एक हो और या एक से अधिक। तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं मित्रों। 2 ही वचन होने का तात्पर्य क्या है, या तो एक वचन होता है और या फिर क्या होता है, या होता है दोस्तों एक वचन से ज्यादा होते ही, एक से ज्यादा होते ही, अधिक होते ही आप क्या कर देंगे, उसे कर देंगे बहुवचन। क्या कर देंगे, बहुवचन। यहां पर द्विवचन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। संस्कृत भाषा में होता है द्विवचन का कॉन्सेप्ट, यहां पर एक वचन या तो फिर बहुवचन होता है। अब यहां पर क्या पूछा गया है, जो हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता हो उसे देखना है आपको। देखो क्या दिया हुआ, सदैव बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो, सदैव बहुवचन। तो डिबिया एक हो सकती है, डिबिया बहुत सारी हो सकती है, बात एक भी हो सकती है और बातें अधिक भी हो सकती हैं, गो गाय एक भी हो सकती है और गायों अधिक भी हो सकती है। लेकिन दाव सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है मित्रों। दावों, आप दाव लगाए, उसने क्या लगाए, दाव लगाए। ध्यान रखना, दाव लगाए का मतलब क्या हुआ, एक दाव नहीं लगाए, कितने भी दाव लगाए फिर भी ये दाव शब्द दाव ही रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है ये कौन सा है, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। देखिए क्या कह रहा है,
भयंकर गर्मी के कारण सभी, अब सभी भयंकर गर्मी के कारण सभी का क्या हाल होता है वो देखिएगा आप एक बार। भयंकर गर्मी के कारण सभी यहां पर दिया हुआ है, और क्या पूछना चाह रहा है अगला वो देखो एक बार। सौर्य सूख गए? नहीं, सौर्य तो उसको कहते हैं जो सूर्यता की भावना होती है अंदर, उसको सौर्य कहते हैं। स्वच्छ नहीं होता है, ये स्रोत होता है कि ये स्रोत होता है, बस यहां पर आपको ध्यान देना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब स्रोत कौन सा करे, ये स्रोत करे या ये स्रोत करे? तो ये स्रोत नहीं होगा दोस्तों, ये स्रोत तो तब होगा जब बात किसी सुनने की हो, श्रोता की हो, तब ये स्रोत काम में आता है। और इस स्रोत का मतलब होता है साधन। क्या होता है मित्रों? साधन। इसलिए ये सब, इसके लिए जो सही अप्रोप्रिएट उत्तर होगा वो बनेगा ये वाला स्रोत। तो ऐसे इसको लिखा कैसे जाता है वो देखिएगा एक बार। इसको लिखा जाता है दोस्तों ऐसे, इस प्रकार से। ये स्रोत सही है। स्रोत साधन के लिए आता है, जैसे कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, वो सब के सब सूख गए हैं। जल के जितने भी साधन थे, जल के लिए जितने भी जल उपलब्ध कराने वाले थे, वो सब के सब सूख गए हैं। तो ये स्रोत इसमें सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए क्या शानदार सवाल है। देखो ये कितनी बार मैंने आपको कहा है, इस तरह का सवाल आएगा भैया, आएगा भैया, आएगा आएगा आएगा, और हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प हो। ये देखो, ये जो मैंने जहां पर अंडरलाइन, जहां पर रेखांकन कर दिया है, उस शब्द पर गौर करें। अन्य पुरुषवाचक, देखो दोस्तों, पुरुष मैंने कितनी बार कहा है कि आपको 3 भेद होते हैं पुरुष के। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है दोस्तों अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिएगा। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी ये बात बताई है। अन्य पुरुष उसे कहते हैं जब बात हम किसी की कर रहे हो, तो हमारे सामने जो सुन रहा है वो होता है मध्यम पुरुष, हम कहने वाले होते हैं उत्तम पुरुष, और हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। अब यहां पर देखिएगा कौन सा वाक्य ऐसा प्रतीत कराता है आपको कि हम इस वाक्य में ना तो हम कहने वाले के बारे में बात हो रही है, ना सुनने वाले के बारे में बात हो रही है, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर वो अन्य पुरुष हो जाता है। हमें कहीं भी नहीं जाना है। हमें का मतलब, आप कोई सामने कोई खड़ा है और उसको क्या कह रहे हैं कि हमें कहीं भी नहीं जाना है। आप सोचिए इस बात को। यदि सामने सुनने वाला नहीं होता तो हम किसे कहते हैं? या फिर अपने आप को भी हम कह सकते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है, तो ये तो खुद के लिए हुआ। खुद कौन होता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला कौन होता है? मध्यम पुरुष। तो ये बात तो गलत है। उसे काम पूरा कर देना चाहिए था। उसे आप सुन रहे होते तो मैं कहता तुम्हें काम पूरा कर देना चाहिए था। सुनने वाला है ही नहीं, हम तो किसी और की बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन बी। आपने हमारी सहायता की, इसलिए उसके लिए धन्यवाद। देखो सुनो, आपने का मतलब क्या हुआ? आप सुनने वाले हैं। मुझे आज ही यह गृह कार्य पूरा कर देना है। मुझे यानी मैं, बोलने वाला, आपने मतलब सुनने वाला, उसे मतलब जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत उत्तर है। ऑप्शन बचा केवल और केवल बी आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। बहुत आसान है, ये तो आप खूब जानते हैं दोस्तों। देखो, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये क्या कहना चाहता है। यदि आपको पूछा क्या गया है, यदि आपको पूछा गया है संघ और संघ में अंतर पूछा गया है, तो इसका अंतर देखो आप आसानी से समझा सकते हैं। संघ का अर्थ दोस्तों क्या भी होता है? एक तो होता है साथ। क्या होता है? साथ। और संघ का एक और अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है दोस्तों? पत्थर। ये आज मैं बता रहा हूं आपको। संघ का अर्थ पत्थर भी होता है, और इसीलिए तो एक शब्द सुनते हैं आप, एक शब्द सुनते हैं संगमरमर। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बता दीजिए। और संगमरमर, मरमर का अर्थ क्या हुआ? मुलायम। क्या हुआ दोस्तों? मुलायम। और संग का अर्थ क्या हुआ? पत्थर। तो जो मुलायम पत्थर होता है उसे संगमरमर कहा जाता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि संग का अर्थ किसके साथ साथ? साथ के साथ क्या होता है? पत्थर भी होता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पत्थर तो पहले में कहीं है ही नहीं, इसलिए पत्थर वाली बात को तो हम काट दें। अब संग का अर्थ हमें साथ से लेना है कि तेरे संग यारा। वो गाना आपने सुना होगा, बहुत सारे गाने हैं ऐसे संग शब्द को अपने अंदर मिलाए हुए। देखिएगा, संघ का मतलब साथ देखना है। पहले में भी संघ है, दूसरे में भी संघ है, तीसरे में भी संघ, मतलब अर्थ दे रहा है साथ साथ साथ। अब पहली बात तो हमारी हो गई खारिज। एक ऑप्शन हम काट सकते हैं इससे, ऑप्शन डी को काट सकते हैं। लेकिन अगली बात पर चलते हैं। और ये संघ का मतलब होता है संगठन। क्या दोस्तों?
संगठन होता है। आप संगठन अगर आपको नहीं मिले तो आप क्या कह सकते हैं? संगठन नहीं मिले तो आप समिति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समिति। और समिति खास बात नहीं है, समिति में दोनों ही मात्राएं छोटी होती हैं, ये खास बात है, शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है। इसलिए यहां पर देखें, समिति एक ऑप्शन में है जिसको हम पहले ही काट चुके हैं। उसके बाद के इसमें पसीना है, ये गलत उत्तर है। ऑप्शन बी सही है, और इसमें यहां पर शक लिखा हुआ ये भी गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या करोगे, बता दो मुझे। इसका सही उत्तर क्या करोगे भाई? इसका सही उत्तर करोगे आप ऑप्शन बी, यानी साथ और समिति, संघ और संघ, साथ और समिति सही युग्म है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं लौट करके। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा क्या सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज, देखो शब्द उत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को आपने कई प्रकार में बांटा है। आपने कहा कि बाहर से आए हुए शब्दों को आप आगत कहते हैं या फिर विदेशी शब्द कहते हैं, जो बाहर से आए हैं, बाहर से आ गए और हिंदी में आजकल प्रयुक्त होने लगे हैं, उन शब्दों को हम विदेशज कहते हैं या विदेशी कहते हैं। जो शब्द हिंदी में संस्कृत के थे और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगे हैं, उन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत के थे लेकिन आज के समय हिंदी में थोड़ा सा अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन शब्दों को या बिगड़ा हुआ रूप, हम उन शब्दों को क्या कहते हैं? उनको तद्भव कहते हैं। और जो शब्द न तत्सम है, न तद्भव है, न विदेशी है, जो अपने ही यहां पर गढ़ लिए गए हैं, बना लिए गए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम देशज कहते हैं। और पूछा क्या गया है? देशज ही पूछा गया है। तो यहां पर देखो उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, आप मुझे इतना सा बता दो, क्या सरदार शब्द देशज है? सरदार शब्द देशज होता तो मित्रों हमें फारस से नहीं लाना पड़ता इस शब्द को। कहां से? फारस से नहीं लाना पड़ता, ये तो फारसी है, फारसी शब्द है, ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। किनका दिया हुआ शब्द है? ईरानी, ईरानी लोगों का दिया हुआ शब्द है। कौन सा? फारस। ये सरदार शब्द है, ये हिंदी का एक जबरदस्त शब्द है। ये चेचक जो है वो तुर्की का एक शब्द है, तुर्की का एक खास शब्द है चेचक। और ये चटपट जो है, चटपट हमारा अपनी उपज है, हमारी अपनी उपज होने के कारण इसे कौन सा शब्द मान लिया जाए? इसे मान लिया जाए देशज। कौन सा शब्द मान लिया जाए? देशज। इसलिए इसका सही उत्तर भी क्या मान लिया जाए? इसका सही उत्तर भी मान लिया जाए ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार गजब का सवाल है, बहुत मस्ती में पढ़ते हुए चले। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए एनर्जी क्लास में दी जाए और थोड़ा सा सहज होकर के आप थोड़ा सा अपने आप को अप समझ करके या थोड़ा सा इस तरह के से मान करके कि हाँ मैं कर लूंगा, अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भर करके आप इन सवालों को देखेंगे तो ये बहुत सारे सवालों के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग होना चाहिए। घुटन, घुटन तो नहीं है भैया, घुट एक शब्द है और उसमें अन प्रत्यय लगा है, इसलिए ये तो बना है प्रत्यय से। किससे? प्रत्यय से, ये गलत है। और छिड़काव में आव प्रत्यय लगा हुआ है, छिड़कना एक क्रिया है और छिड़काव में आव प्रत्यय है। यहां देखिए अभिकरण, तो इसमें अभी एक जबरदस्त उपसर्ग है और करण एक शब्द है। करण में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है कौन सा दोस्तों? अभी। तो ये इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। और घिरनी नहीं है, ध्यान रखना, तो इसके लिए इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखो, घुटन, छिड़काव ये प्रत्यय से बने शब्द है, ये भी प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। घिरा में नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए घिरनी शब्द बना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव पुल्लिंग रूप वाला विकल्प नहीं है। सदैव, हमेशा ही पुल्लिंग नहीं रहता हूं, तो बताओ साहब कौन सा है? देखो, चिकित्सा, चिकित्सा पुल्लिंग है, बिल्कुल है, ये है पुल्लिंग। और सर इसके अलावा, सर इसके अलावा दिमाग भी पुल्लिंग है, मक्खन भी पुल्लिंग है। तो कुरान पढ़ी जाती है, कुरान क्या की जाती है दोस्तों? कुरान पढ़ी जाती है, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सही उत्तर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। आपको मैं वक्त दे दूं 2-2 सेकंड का, ताकि आपको लगे कि हाँ सर मुझे बताने का मौका तो दो, उसके बाद आप बताएं तुम हमारा सही होता है या गलत होता है। हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को परख लें, हम अपने आप का मूल्यांकन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट
अगले सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको गुदगुदा देने वाला सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। उत्तर बताइए। देखिए, पहले तो लोकोक्ति पढ़िए आप। लोकोक्ति क्या कहती है? रस्सी जल गई पर ऐठ न गई। रस्सी, और इसको मारवाड़ी में अपने राजस्थानी में तो बहुत ही अलग अंदाज में बोलते हैं कि जेवड़ी बड़बे बढ़ गई मगर बड़ नहीं गयो। आप समझो नहीं मैं क्या कह रहा हूं? जेवड़ी, जेवड़ी का मतलब रस्सी जलने को जल गई, लेकिन इसका जो जो आटे का जो बल है वो नहीं गया है। यहां पर भी यही बात है, रस्सी जल गई पर ऐठ न गई। ऐठ का मतलब जो वो मुड़ी हुई होती है वो नहीं गई है इसके अंदर से, जलने के बाद भी वो वैसे की वैसे आपको दिखाई देती है। यहां पर देखें, घमंड का खत्म न होना, ये खत्म ऐसे लिखा हुआ तो मान लो भाई, इसको ऐसे ही मान लो क्योंकि एग्जाम में आ गया है, क्या ही करे अब इसका। वैसे शब्द खत्म होता है, यहां पर दिया हुआ खत्म, तो मान लीजिए घमंड का खत्म न होना, यही इसका सही उत्तर लग रहा है मुझे। तो आपको क्या लगता है? आपको सही उत्तर यही लगना चाहिए क्योंकि सही उत्तर है ही है। कठिन काम कोई नहीं करना चाहता, नहीं। छोटी चीज का बड़े काम में लाना, नहीं नहीं। सीमित दायरा नहीं, जितनी गुदड़ी उतने पैर पसारना, ये वाली बात हो गई। छोटा दायरा या सीमित दायरा। तो इसलिए इस बात को आप समझे थोड़ा सा। इसका सही उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन ए, सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपके लिए, देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है? देखो दोस्तों, दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। देखो, लोकोक्ति मुहावरा, लोकोक्ति मुहावरा सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अपने जहन में बिठा ले, आप अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बिठा ले इस बात को कि मुहावरा, लोकोक्ति, और यहां से शब्द युग में से और आपको पुरुष में से सवाल जरूर पूछा जाएगा। लिख लो आज, डेफिनेटली मैं बता देता हूं आपको यहां से सवाल पूछा जाएगा। आपका गलत हो गया, इसका मतलब आपकी तपस्या में कहीं ना कोई कमी रही है। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहां से पढ़कर भी ऐसे सवालों को गलत करके आए। नहीं होना चाहिए आपका ऐसा सवाल, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। घाव हरा होना, ये इतना आसान सवाल दे देते हैं एग्जामिनर, और फिर बच्चों को बेवकूफ समझते हैं कि ऐसा कर ही नहीं पाएंगे बच्चे। और कुछ बच्चे ऐसे भ्रमित भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे इस ट्रैक से भी हट जाते हैं। इतना इजी सवाल थोड़ी पूछा जा सकता है परीक्षा में। पूछा जा सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम, इसलिए आपको ध्यान रखना है। घाव हरा होने का अर्थ क्या होता है? कोई पुराना दर्द था, कोई आपको किसी ने पीड़ा दी थी, कभी पीड़ा दी थी, और उस बात को वापस याद दिलाने का मतलब क्या हुआ कि वो पहले जो आपने पीड़ा दी थी उस बात को आप ताजा कर रहे हैं। यहां पर ऐसा ही कुछ आपको आंसर मिलेगा। देखें इसका उत्तर क्या मिलेगा दोस्तों आपको। समृद्ध होना नहीं, संपन्न होना होता है इसका अर्थ, नहीं है, ये गलत बात है। और यहां पर क्या, सहायता करना नहीं, ये भी नहीं है। तसल्ली देना नहीं भाई, ये भी नहीं है। ये देखो, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, पुराने जो जख्म थे उनको हरा करना, ताजा करना, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वाक्य का भेद किस आधार पर पूछा है वो देखिएगा। मैं बहुत तेज दौड़ता फिर भी बस नहीं पकड़ सका। मैं बहुत तेज दौड़ा, यहां पर पहले तो आप दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन कर लें। क्या करेक्शन करना है? करेक्शन क्या करना है? देखो, मिसप्रिंट हो जाता है, आप घबराए नहीं। और आप छोटी छोटी बातें जो यहां पर टेक्निकल हो जाया करती हैं उन पर थोड़ा सा अपना ध्यान ना दे करके, टेक्निकल हो जाया करती है, यहां पर ये टेक्निकल मिस्टेक है मित्रों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। मैं ऐसे लिखना चाहिए, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस नहीं पकड़ सका। तो यहां पर कौन सा रूप बना है इसका? देखो, ये फिर भी है, और यहां पर ये फिर भी शब्द जो है ये किसको जोड़ता है? ये 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाला है। और 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? सरल तो नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, उसको तो मिश्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। यहां पर संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य के लिए मैंने आपको कीवर्ड बता रखी है। कौन कौन सी कीवर्ड होती है? एक होता है और शब्द, और एक होता है किंतु। मैं कितनी ही बार बता चुका हूं, किंतु परंतु आपको समझ में आए तब ना भाई, आपको समझ में बहुत ही लेट आता है, देरी से आता है। यहां पर समझ लीजिएगा इस बात को, हाँ, चुकीगा मत, ध्यान देना। और किंतु परंतु शब्द जब आते हैं तो आप 99% कौन सा वाक्य मान ले, उससे 98 तो कम से कम मान ही लेना। उसे कौन सा मान ले? संयुक्त वाक्य। और ये शब्द, ये जो वाक्य है, ये कौन से वाक्य का भेद है? ये है भैया मिश्र वाक्य का। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके लिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल है सही विकल्प हो। का काल है, यहां पर का होना चाहिए था,
कोई बात नहीं है, आप तो समझ ही रहे हैं ना, सुन ही रहे हैं ना, सीख ही रहे हैं ना, आप तो हिंदी के विशेषज्ञ हो ही गए हैं ना मेरे भाई। तो यहाँ पर का काल है और इसके लिए सही विकल्प कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको समय दे दूं, उत्तर बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो। यदि आप में दम है, यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को आत्मसात करना चाहते हैं, यदि हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी में खो जाना चाहते हैं, हिंदी को अपना मजबूत स्तंभ बना लेना चाहते हैं, हिंदी को अपना सबसे मजबूत पक्ष बना लेना चाहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर करिए। बहुत इतना इजी सवाल आपको पूछा नहीं जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पर, वह गाए तो वह गाए, गाए गाए मतलब गाना, गाए नहीं है, गाए तो मैं भी गाऊं। बताओ, कथन कारण वाली बात बताई थी मैंने। देखो बेटा, ये होता तो किसमें है? ये होता है हेतु, हेतु। इसके लिए आपको देखो, वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो तो एक कथन, एक चीज, एक वाक्य हो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। ऐसा कहां होता है? हेतु हेतु में होता है। अब हेतु हेतु में जब क्रिया पहले की हो, पहले संपन्न हो गई हो, तो वो भूतकाल में चला जाएगा। क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो तो वो भविष्य काल में चला जाएगा। अब यहां पर क्या है? गाये, गाया तो नहीं ना, अभी गाया नहीं है ना। गा देता तो कौन से में चला जाता? गा देता तो कौन से में चला जाता? भूतकाल में। लेकिन यहां पर गाये बाद की बात है। अगर कोई गाएगा तो मैं भी गाऊंगा, तो मैं भी गाऊंगा। सुनो, यहां पर फिर से मिस्टेक है, तो मैं भी गाऊं। यहां पर देखिए दोस्तों, सामान्य भूत है कि ना? बिल्कुल नहीं है। वह गया, यह है सामान्य। तो सामान्य का मैं एक वाक्य लिख के बता देता हूं आपको। राधा गई थी, ठीक है। यहां पर देखिए, सामान्य भविष्यत ना, राम जाएगा, ये सामान्य भविष्यत है। आसन्न भूत, आसन्न भूत का मतलब अभी अभी एक क्रिया संपन्न हुई है और उसके बाद एक और क्रिया संपन्न हुई है। आसन्न भूत अभी अभी जो क्रिया संपन्न हुई है। गया है, गया है, अभी गया है, तुरंत जो कार्य संपन्न हो चुका है उसके लिए आसन्न भूत आता है। और हेतु, हेतु यहां भूत तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आपको करना ही है ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या है? हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, होने आने वाले समय की बात है, इसलिए मद मद, हेतु हेतु मद भविष्यत काल इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कृपया बाजार तक जाने का रास्ता बताइए। बताओ, इसमें कोई संदेह है क्या? इसमें कोई संदेह नहीं है। बता दो भैया, आपको पता है तो। बाजार तक जाने का रास्ता बता दो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बता दो। आप सबके पास तो ये रास्ते है ही दोस्तों। आपको तो पता होगा ही कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अनवरत चलते रहने से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लगातार चलते रहने से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलने से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देने में तो आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृपया बाजार तक जाने का रास्ता बताइए, ये किसी से पूछा गया है, तो यहां पर प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो प्रश्नवाचक नहीं है तो संदेह भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संकेत बिल्कुल किसी कोई प्रकार का संकेत नहीं है। आता तो चला जाता, ये वाला संकेत होता है, यहां पर कोई संकेत नहीं होता है। ये विद्या का मतलब होता है विधान के अनुसार सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य है, आप यूं कह सकते हैं। इसलिए इसका क्या उत्तर बनेगा? ऑप्शन सी। ये निश्चार्थक भी नहीं है दोस्तों, निश्चार्थक भी नहीं है। इसको आप किस में रखेंगे? विद्यार्थ में रखेंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा, वो कौन सा बनेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा आया है, देखो 20 प्रश्नों के अंदर, 15 प्रश्नों के अंदर हमारे सामने फिर से मुहावरा आ गया। 2 मुहावरे 1 लोकोक्ति, 2 मुहावरे 1 लोकोक्ति तो आ ही जाएंगे आपके पेपर में। यहां पर देखिए, चांदी काटना, चांदी का जूता मारना और चांदी काटना। आपको अगर केवीएस में अगर इंटरव्यू देना पड़े या फिर आपका जो टेस्ट होता है वो हो, तो आपको पूछा जाए कि चांदी पर कोई 2 मुहावरे बताइए, चांदी काटना और चांदी के जूते मारना। चांदी के जूते मारने का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। और चांदी काटने का मतलब क्या होता है? चांदी काटने का मतलब होता है दोस्तों, बहुत कमाई हो रही है आजकल, उसकी तो चांदी चांदी हो रही है भाई, उसकी तो क्या हो रही है? चांदी चांदी हो रही है। चांदी चांदी हो रही है मतलब खूब आमदनी करना, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा, हर तरफ से पैसा आ रहा है। थोड़े दिन का सुख नहीं भैया, ये तो 4 दिन की चांदनी हो सकता है, 4 दिन की चांदनी हो सकता है। आय से ज्यादा व्यय करना, ना 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 ना। ये पिक्चर देखी होगी आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो देखी होगी। जॉनी लीवर की जबरदस्त एक्शन, जो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिंग वाली मूवी है, शानदार एक्टिंग की है जॉनी लीवर साहब ने। और धोखे में पड़ना ना भाई, ये भी गलत बात है। इसका सही उत्तर बनेगा, वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, खूब आमदनी करना, खूब कमाना।
ठीक है, तो यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्नों तक रहेंगे। आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।